थैंक यू। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो लास्ट जो टॉपिक डिस्कस हुआ था उमें हरम ने किया था एथिकल इश्यूज पर। उसी को आगे फर्दर हमने इस चीज़ के ऊपर बात करना ज़रूरी समझी कि इस वक्त चूंकि पैराडाइमिक सिचुएशन चल रही है तो ऑनलाइन सेशंस को ज़्यादा फिलहाल प्रेफरेंस दी जा रही है। इससे पहले भी ऑनलाइन सेशंस होते थे, लेकिन अभी जो है वो चूंकि इस सिचुएशन के अंदर ज़्यादा ऑनलाइन सेशंस को प्रेफरेंस दी जा रही है, तो उसके लिए कुछ एथिकल गाइडलाइंस है हमारे पास जिनको हमें अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। मिस तनीला नेक्स्ट कीजिएगा। तो ऑनलाइन थेरेपी सेशन जो है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हैं इस वक्त। लोग इजीली इसको अप्रोच कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी मौजूद है, फ़ोन मौजूद है और लोग यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं इजीली। उसके लिए सेशंस जो है वो हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं जिन पर हमारा फोकस होना ज़रूरी होना चाहिए एज अ क्लिनिशियन। तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं आज डिस्कस करूंगी, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइवेसी। प्राइवेसी चूंकि डिपेंड करता है कि आप किस ऐप के थ्रू सेशंस ले रहे हैं, आपके क्लाइंट ने किस फोरम के थ्रू आपको अप्रोच किया है। अगर आप सब लोग जिस तरह से इंटरनेट जब यूज करते हैं तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें एग्रीमेंट आता है और उसके अंदर उसकी सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कि क्या क्या चीजें उसमें आपकी जो है वो असेस कर सकते हैं। तो एज अ थेरेपिस्ट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है वो जिस फोरम के थ्रू आपको अप्रोच कर रहा है उसमें उसकी प्राइवेसी को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। आपको ये चीज़ क्लाइंट को कम्युनिकेट करनी है कि इसके अंदर उसने जो भी अपना यूज़र आईडी डाला है और जो भी उसने ईमेल एड्रेस डाला है वो उसने अपने कॉन्सेंट से डालना ज़रूरी है उसका। तो उसमें उसकी प्राइवेसी के इश्यूज़ को हमें अपने माइंड में रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा ऑनलाइन सेशन के अंदर ये हम कह सकते हैं कि लिमिटेशन होती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी के इस सेंस में इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली अगर आप सिक्योर जो जो आपका चैनल है या जो आपका ऐप है वो नहीं है सिक्योर, तो इश्यूज ऐसे आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैपोर्ट बिल्डिंग पर। कुछ थेरेपिस्ट ऐसे हैं जो कि जिनके लिए मुश्किल होता है ऑनलाइन सेशंस के अंदर रैपोर्ट बिल्डअप करना, और वो इन पर्सन सेशंस लेते हुए बहुत अच्छे से रैपो बिल्डअप कर लेते हैं। स्पेशली अगर आप जिस क्लाइंट के साथ आप बात कर रहे हैं वो आपसे उसकी लोकेशन आपकी बहुत दूर है और आप उससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं और मीटअप नहीं हो सकता किसी भी सूरत, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ थेरेपिस्ट जो होते हैं वो उनको रैपोर्ट बिल्डिंग में प्रॉब्लम होती है। ऐसी सिचुएशन के लिए थेरेपिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो इस एरा के अंदर रहते हुए अगर वो ऑनलाइन सेशंस लेना चाह रहा है और ये ज़रूरत भी है इस वक्त, तो उसे वो सारी न्यू स्ट्रैटेजीज को लर्न करना पड़ेगा ताकि वो एक थेरेप्यूटिक अलायंस अपने क्लाइंट के साथ प्रॉपरली बना सके। जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे, कुछ चीज़ें हम आगे चल के मैं जो डिस्कस करूंगी कि जिनको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके ऑनलाइन सेशन इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूटी टू प्रोटेक्ट। यहाँ पर थेरेपिस्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो जैसे मैंने पहले बात की कि ऐप के अंदर बहुत सारे कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज होते हैं, जो थर्ड पार्टी जो इस ऐप के ऑनर है उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने क्लाइंट को ये कम्युनिकेट करें कि इसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें थ्रेटफुल हो सकती हैं। इसके साथ साथ ये चीज़ भी देखने में आती है कि अगर ऑनलाइन सेशंस दिए जा रहे हों तो उसमें अगर आपका कोई पर्सन क्लाइंट, अगर वो चाइल्ड है या अडल्ट है, उसको कोई भी ऐसा इशू है जो वो अपने आप को हार्म दे सकता है या वो किसी इर्द गिर्द रहने वालों को हार्म दे सकता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके लिए मुश्किल हो जाता है एथिकल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप क्लाइंट को पहले से कम्युनिकेट करेंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप उस वक्त क्या करेंगे और किस तरीके से इसको लोकेट कर सकते हैं या उसको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन जितने भी सेशंस हैं ये उसकी लिमिटेशंस में आता है। कुछ चीज़ों पे हम फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। इन पर्सन सेशन में हम उसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो ले रहे होते हैं वो हम उसमें फिर ये होता है कि फैमिली को अप्रोच कर लेते हैं, उनके साथ बात कर लेते हैं अगर इस तरह का कोई थ्रेट हमें फील होता है।
लेकिन ऑनलाइन सेशन में आपने नोटिस ये चीज आपको करने को मिलेगी कि बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को रिपोर्ट नहीं करते हैं कि वो सेशन ले रहे हैं, और अगर वो इस ऐप के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन उसमें उन्होंने फॉर्म में कुछ कर दी है तो फिर तो उन्हें लोकेट किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता थेरेपिस्ट के लिए अगर वो फिजिकल लोकेशन उसकी बहुत ज्यादा है। तो हमें थोड़ा सा इन चीजों के अंदर अंदर ध्यान लेना है जब हम भी कोई क्लाइंट लें, तो हमें ये कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड कुछ चीजें हमने उनको पहले से कम्युनिकेट कर देनी है। इसके साथ साथ आपने अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशंस उनके साथ सेट करनी है कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ऑनलाइन सेशन जब आप लेते हो तो आप जिस भी ऐप के थ्रू लेते हो या आप व्हाट्सएप के थ्रू लेते हो या ईमेल के थ्रू, तो यूजुअली ऐसा होता है कि पर्सन जो भी क्लाइंट हैं आपके वो आपको बिल्कुल वैसे ले रहे होते हैं जैसे एक नॉर्मली कोई आप किसी को कॉल कर रहे हैं और आप किसी वक्त भी उसके लिए अवेलेबल हो सकते हैं जब फोन उठाया और आप कॉल कर लेंगे। आपने अपने क्लाइंट को ये चीज बहुत क्लियरली इनिशियल सेशन में ये बात बता देनी है कि आप उसको 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो सकते। आपने उसके साथ बाउंड्री सेट करनी है। आपने जो उसको टाइम पीरियड दिया है सेशन का, आप उसी वक्त अवेलेबल होंगे। उसके अलावा उसको कोई टेक्स्ट आता है, आपको कोई कॉल आती है, आप उसे ये पहले कम्युनिकेट करेंगे कि आप उसे रिसीव नहीं कर सकते, ना ही आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं, सिवाय इस कंडीशन के कि अगर आपको लगता है उस क्लाइंट के साथ इतना सीवियर प्रॉब्लम है और वो सुसाइडल क्लाइंट है या उसके साथ कोई बहुत सीवियर लेवल का इशू है, तो आप उसे ये चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं कि किस वक्त वो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर वो तब हमें कम्युनिकेट कर सकता है या कांटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज आपने उसके साथ बाउंड्रीज को बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कराना है, उसको बताना है कि ये मेरी लिमिट्स हैं, इसके अंदर अंदर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मैं रिप्लाई नहीं दूंगी। और ये चीज़ पहले से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि अक्सर आपको क्लाइंट जो है वो लेटर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपको कॉल करते हैं और अगर आप नहीं उठाते तो एक रेपो जो होती है आपने जो बनाई होती है उसमें फिर प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये चीज़ें आपको पहले से उनके साथ बहुत क्लियर बाउंड्री सेट करना ज़रूरी होती है। या इसके अलावा आप उनको ये चीज़ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप इमरजेंसी सर्विसेज की जो हेल्पलाइन होती है आप वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। इन केस अगर आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से कोई एक दिन फिक्स्ड है जिसमें इमरजेंसी कॉल रिसीव होनी है, आप उस दिन उसका वो टाइम पीरियड उसे बता सकते हैं कि इन केस अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है तो आप उस दिन उस टाइम पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपका जो टाइम फिक्स है आपने उसके साथ वो स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज रखनी है। बिगिनर जब हम होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट अगर बहुत ओवरवेल्म्ड होकर हमें मैसेज कर देता है तो हम अक्सर एज अ बिगिनर रिप्लाई दे देते हैं। तो ये चीजें आपको लेटर आपकी थेरेपी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम करती है। आप अपने क्लाइंट को इनिशियल लेवल पे कम्युनिकेट नहीं करते, बाउंड्री सेट नहीं करते, तो वो आपको किसी भी वक्त मैसेज कर सकता है, आपको वो अपनी थॉट्स बता सकता है और एट दैट टाइम अगर आपने उसका मैसेज नहीं पढ़ा और आप उसे देर से रिप्लाई देंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने उसको फिर उसको रिप्लाई क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपने उसके साथ पहले से बाउंड्री सेट नहीं की थी और वो भी आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहा था कि आपने उसको रिप्लाई देना था, आपने इमीडिएट हेल्प देनी थी। जब आप उसके साथ इनिशियल लेवल पे ही सारी चीजें कम्युनिकेट कर देंगे कि आप रिप्लाई नहीं देंगे, इमरजेंसी सिचुएशन आपको पता चल जाता है कि इस क्लाइंट के साथ कितनी स्वेयर लेवल की प्रॉब्लम है और वो इमरजेंसी में आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर कोई नॉर्मल लेवल का प्रॉब्लम है या मॉडरेट लेवल का है, आपको लगता है कि इसके साथ इतनी ही प्रॉब्लम है, अगर वो आपको बार बार टेक्स्ट करता है तो आपने बाउंड्रीज को स्ट्रिक्टली सेट करना है वहां पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास रूल है, एथिकल गाइडलाइन है ऑनलाइन सेशंस के लिए। इसके साथ अगर हम आगे देखें कॉम्पिटेंस ऑफ साइकोलॉजिस्ट, ये बहुत मैटर करता है कि अगर आप एज अ बिगनर ऑनलाइन सेशन लेते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके साथ फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, या इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत ओवरवेल्म्ड होते हैं तो आप उनको हैंडल नहीं कर पाते। अगर आपकी उसमें कम्युनिकेट की जा रही है यहाँ पर कि साइकोलॉजिस्ट को एथिकल बाउंड्रीज का पता होना चाहिए, उसको अपनी कॉम्पिटेंस जो उसकी बाउंड्री है, जितनी उसकी एजुकेशन है, जितनी उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है, उसके अकॉर्डिंगली उसने अपने क्लाइंट्स को डील करना है। इन केस अगर वो एज अ बिगनर डील कर रहा है तो उसे अगर समझ में आता है कि वो कहीं पर जाके स्टक हो सकता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो अपनी सुपरविजन में सेशन ले।
किसी भी सुपरवाइजर जो आपके प्लेटफॉर्म के अंदर सीनियर्स मौजूद हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनसे सुपरविजन ले सकते हैं ताकि आप उस केस को प्रॉपरली हैंडल कर सकें। अगर आपको लगता है आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, आप इस केस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आपने अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करके उसको हो सकता है प्रेफर करें, या आपका सुपरवाइजर उसके ऊपर आपको गाइडलाइन देगा कि आप किस तरीके से उसे आगे लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट एथिकल हमारी गाइडलाइन के अंदर आता है कि आपको अपने क्लाइंट के साथ इनिशियल सेशन में अपना एक इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट बनाना होता है, जिसमें आप उसे ये सारी चीज़ें जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, आगे चल के भी जो हम लिमिटेशंस भी डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें आपने उस इन्फॉर्म कॉन्सेंट में मेंशन करनी होती है। जैसे आप उसे ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर आपको आप कोई भी ऐसा थ्रेटफुल काम करेंगे, अपने लिए कुछ हार्मफुल बिहेवियर करेंगे कि किसी के लिए करेंगे, तो ऑनलाइन सेशन के अंदर ये बाउंड्रीज हैं, इस तक मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी, या आपके इन्फॉर्म कॉन्सेंट में पहले से मेंशन होना चाहिए और विद सिग्नेचर आपके पास ये आना चाहिए क्लाइंट का, ताकि कल को अगर कोई क्लाइंट इस तरह को कोई एक्ट कर देता है तो आपके पास ये आपका इन्फॉर्म कॉन्सेंट मौजूद होना चाहिए जिस पर क्लाइंट ने सिग्नेचर किए हुए हों। इसके साथ साथ जितने भी हमारे पास इसमें एथिकल इश्यूज आते हैं, लीगल इश्यूज आते हैं, ये सारे थेरेपिस्ट को उस इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर लिखने चाहिए ताकि लेटर उसको किसी भी किस्म का कोई इश्यू फेस ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे तो कल कोई एथिकल इशू आएगा या कोई लीगल कोई प्रोसेस होगा, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली थी। अगर आपने इन्फॉर्म कॉन्सेंट के अंदर ये सारे टर्म्स आपने डिफाइन किए होंगे और क्लाइंट उस पर सिग्नेचर कर चुका होगा, जैसे हमने ऐप की भी बात की थर्ड पार्टी की कि उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी जा सकती है, अगर उसने इन्फॉर्म कॉन्सेंट पे एग्री किया है, क्योंकि फाइन ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस ऐप में हो सकती हैं, तो अगर उसने एग्री किया होगा तो कल को अगर ऐसी कोई चीज होगी तो क्लाइंट आपको इस चीज के लिए कोई भी आपके ऊपर आपकी आपको कोई इस तरह का कोई ऑब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं कर सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका इन्फॉर्म कॉन्सेंट बहुत प्रिसाइज और बहुत उसके अंदर जो टर्म्स और कंडीशंस लिखी हुई है वो बहुत डिफाइंड होनी चाहिए ताकि आपको लेटर कोई भी इश्यू ना आए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो भी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा होता है टेली साइकोलॉजी के थ्रू, जिसके अंदर हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू भी कुछ लोग दे रहे होते हैं, कुछ लोग ईमेल के थ्रू दे रहे होते हैं, कुछ लोग डिफरेंट एप्स हैं उनके थ्रू लोग अप्रोच करते हैं, या फेसबुक पेज के ऊपर जैसे आपने अपॉइंटमेंट जो आपकी सेट की हुई होती है उसके अकॉर्डिंगली आप कर रहे होते हैं, पूरे फॉर्म फिल करते हैं उस अपॉइंटमेंट को फिल बुक करने से पहले। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके अंदर मौजूद होती है, आपने क्लाइंट को आपने इन्फॉर्म करना होता है कि इसकी इतने लेवल पर कॉन्फिडेंशियलिटी है और आपने उस चीज़ की उसको गारंटी देनी होती है। अगर आप उसको गारंटी नहीं देंगे तो कल को अगर कोई इशू आएगा तो आप उसे फिर फेस नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्लाइंट को ये इन्फॉर्म करेंगे कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इस कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर, जितना आपका डेटा है या जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप उसे कम्युनिकेट करेंगे पहले से। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पर मैं हूँ और बहुत सारे क्लाइंट्स आपको अप्रोच कर रहे होते हैं, तो वो ऑलरेडी उसके अंदर उस ऐप में उन्हें पता होता है कि ये ऐप जो चला रहे हैं उनके पास भी डाटा जा रहा है और जो थेरेपिस्ट है उसके पास तो जाएगा ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्म कॉन्सेंट उनके माइंड में होता है और वो वहाँ साइन भी करते हैं, जब वो उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ एग्रीमेंट में वो साइन करते हैं, टिक करते हैं उसको। तो वो कहीं ना कहीं अगर क्लाइंट बाद में क्लेम करता है इस चीज का, तो वो ऐप वाले भी उसको उसके ऊपर उसको आंसर कर सकते हैं और थेरेपिस्ट भी फिर उसे आंसर कर सकता है। लेकिन आपने उसको जितनी आप कॉन्फिडेंशियलिटी उसके डेटा और इन्फॉर्मेशन की जितनी आपके बस में है आप रख सकते हैं, आपने उसे वो कम्युनिकेट करनी है, और जो आप नहीं कर सकते वो रिस्क आपने उसे कम्युनिकेट करने होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्टिंग एंड असेसमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, इन पर्सन सेशन जब हम लेते हैं तो हम बहुत डिटेल बैटरी भी कर सकते हैं क्लाइंट के ऊपर। फेस टू फेस सेशन जब होता है तो हम बहुत क्लियरली उसके साथ बात कर रहे होते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक आ रही होती है और हम एक पूरी रिपोर्ट बना लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन सेशन में ये होता है कि हम वो वाली असेसमेंट नहीं कर पाते जो हम इन पर्सन कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को थोड़ा सा इसके लिए कॉम्पिटेंसी अपनी बढ़ानी होती है कि वो किस तरह के असेसमेंट टूल्स या इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता है जब वो एक ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे रहा होता है।
इसमें आप बहुत सारी स्केल्स होते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, और आप उनको फिर अगेन यहाँ पे फिर सारी कॉन्फिडेंशियलिटी की चीज आ जाती है। जैसे ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो इस फोरम पे मौजूद होते हैं, उसमें फिर अगेन क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जाती है, तो आपने अगेन क्लाइंट को ये चीज कम्युनिकेट करनी होती है कि इसमें आपकी इतनी इंफॉर्मेशन उस ऑनलाइन टेस्ट के अंदर जा रही है, और उसके लिए अगर वो एग्री है तो वो तब आपके साथ वो टेस्ट करेगा। अदरवाइज आप डिफरेंट मजीद जो स्केल्स हैं आपके पास मौजूद होते हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं, और वो आपने उसकी भी फिर इसको गारंटी देनी होती है कि ये इंफॉर्मेशन और ये जो आपका डेटा मेरे पास आया है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं कम्युनिकेशन इश्यूज। ये ऑनलाइन सेशंस के अंदर थोड़ा लिमिटेशन में मैं समझती होता है कि जब आप इन पर्सन सेशन लेते हैं तो आप प्रॉपरली क्लाइंट की एक्टिव लिसनिंग करते हैं, आप उसके साथ एम्पथाइज कर रहे होते हैं, क्लाइंट को भी मैसेज आ रहा होता है कि थेरेपिस्ट मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि आप फेस टू फेस उसके साथ बैठे हुए होते हैं, और क्लाइंट के जेस्चर्स भी आप पिक कर पाते हैं, उसकी आई मूवमेंट पिक कर पाते हैं, क्योंकि आई मूवमेंट से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उसके जेस्चर से बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन सेशन के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आप उसकी बातों को हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंड कर जाएं, या क्लाइंट आपकी बात को मिसअंडरस्टैंड कर जाए, आपकी आपके जो भी आपने कोई उसके साथ कोई बात की है, कोई उसके साथ एग्जाम्पल बताई है, उसे समझाने के लिए हो सकता है उसे वो नेगेटिवली परसीव कर ले, लेकिन वो आप उसके जेस्चर्स को नहीं देख पाएंगे, तो ये ऑनलाइन सेशन के अंदर थोड़ा लिमिटेशंस में आती है चीज। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने ऑनलाइन सेशन के अंदर किस तरीके से अपनी जो एक आपकी एम्पैथी करने की एबिलिटी है और वार्मथ और फीलिंग आप किस तरह से उसके साथ शो कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉम्पिटेंसी लेवल, और आप किस तरीके से अपनी उसके साथ थेरेप्यूटिक अलायंस बनाते हैं। आप इवन कॉल पे जब बात कर रहे हैं या उसके साथ वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हैं, तो आपके अपने जेस्चर्स और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके क्लाइंट को ये मैसेज जाए कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन सेशन के अंदर जैसे मैंने बात की, ये इश्यूज आते हैं क्योंकि ये इसकी लिमिटेशन में आता है। अब अक्सर ऐसा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूँ कि ऑनलाइन सेशन में अक्सर आपके क्लाइंट्स आपसे ये चीज पूछते हैं कि कितने अरसे में हम ठीक हो जाएंगे, या कितना टाइम लगेगा इस चीज को ठीक होने में। तो आपको उसके साथ बहुत क्लियरली आंसर करना होता है कि आपने उससे चीज कहनी है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि आपके कितने सेशन आगे चलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम काम करें, आपकी कॉपरेशन हमारे साथ आएगी, इन चीजों पे हम काम कर सकते हैं, और आपने ये चीज भी उसे कम्युनिकेट करनी होती है कि ये ऑनलाइन सेशन है, इसके अंदर ये लिमिटेशंस होती हैं, जितना इन पर्सन में बेटर सेशन हो सकता है उतना अच्छा ये ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा, या ये हर्डल्स आपकी तरफ से हो सकते हैं, ऐप की तरफ से हो सकते हैं, या मेरी तरफ से यहाँ से हो सकता है। आपने उसमें ये चीज बहुत क्लियरली बतानी है कि कितने परसेंट चेंज आ सकता है और कितना नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशन। ये चीज आपने उसे पहले से कम्युनिकेट करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इमरजेंसी इश्यूज। ऑनलाइन सेशंस में एक लिमिटेशन ये भी है कि जब कोई इमरजेंसी या क्राइसिस सिचुएशन वाले कोई क्लाइंट्स आपके पास आ जाते हैं जो अपने आप को थ्रेट दे रहे होते हैं, थ्रेटफुल होते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए होते हैं, ऐसे क्लाइंट्स को डिटेक्ट करना थोड़ा सा थेरेपिस्ट के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर लोकेशन सिटी भी सेम नहीं है, लोकेशन भी वो नहीं है, तो आप उस वक्त एथिकली उस केस को उस वे में हैंडल नहीं कर पाते जिस तरह से अगर इन पर्सन कोई सेशन में आता है और आप उसकी ये चीजें नोटिस करते हैं। इसके लिए ये जरूरी होता है कि आपने क्लाइंट की जो आइडेंटिफिकेशन है, उसकी लोकेशन, आपको उसको टेक्निकल जितनी डिफिकल्टीज हैं, जितनी सारी चीजें आपने उसमें पहले से कम्युनिकेट करनी है कि इस सारी सिचुएशन में हम आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आप फिर ऐसी सिचुएशन में जो इमरजेंसी वाले क्लाइंट्स होते हैं, आपने उनको ये चीज कम्युनिकेट करनी है कि आप कोशिश करें कि आप इन पर्सन कहीं पे अपने सिटी के अंदर, अपनी लोकेशन के अंदर आप अप्रोच करें और वहां से आप सेशन लें, क्योंकि आप ऑनलाइन में उसको मजीद कंसल्टेंसी नहीं दे सकते, क्योंकि ये बाद में आपके लिए इशू हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निकल इश्यूज। जैसे अभी मैंने बात की कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से भी हमारे ऑनलाइन सेशंस में प्रॉब्लम आती है, जैसे इंटरनेट का इशू हो गया, या क्लाइंट अवेलेबल नहीं हो पाया, उसकी तरफ इंटरनेट का इशू हो गया, लाइट का इशू हो गया, या उसका पैकेज नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब आपने उसके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक की हुई है, तो वो जब नहीं हो पाएगी तो पॉसिबल है कि उसमें फ्रस्ट्रेशन और एंगर थेरेपिस्ट में भी आ सकता है और क्लाइंट की तरफ भी आ सकता है।
तो ये एक लिमिटेशन है हमारे पास ऑनलाइन सेशन की। तो ये चीज़ें भी आपने क्लाइंट के साथ पहले से कम्युनिकेट करनी होती हैं कि ये चीज़ें हमारे सेशन में आ सकती हैं और उसके लिए फिर हम क्या हल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी तरफ लाइट चली जाती है तो आपने क्लाइंट को पहले से ये चीज़ बतानी है कि ऐसे सेशंस के अंदर ये चीज़ अक्सर हो जाती है, तो उसके लिए हम ये हल निकाल सकते हैं, या हम दोबारा अपॉइंटमेंट रख सकते हैं, या उसके ऑल्टरनेट कोई दिन मजीद रखा जा सकता है। तो आप उसे ये चीज़ पहले से कम्युनिकेट करेंगे, और अगर क्लाइंट की तरफ से ऐसा हो रहा है तो भी आपसे ये चीज़ कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कुछ एथिकल आर्ग्यूमेंट्स की जो कि हमारे ऑनलाइन थेरेपी के फेवर में होते हैं। जो कि अब ऐसा तो नहीं है कि सारी ऑनलाइन थेरेपी हम ये कहेंगे कि उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं जिसकी वजह से हम उसको इस वक्त यूज़ भी कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इजीली क्लाइंट आपको असेस कर सकते हैं, आप अवेलेबल हो सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। किसी क्लिनिक में बैठ के आप उसके टाइम बाउंड होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये होता है कि आप पूरे दिन में और शाम को लेट नाइट तक भी आप उसके साथ सेशन अरेंज कर सकते हैं। अगर क्लाइंट आपसे बहुत दूर रहता है, किसी रिमोट एरिया में रहता है जहाँ पर उसके पास फैसिलिटी नहीं है, कोई क्लिनिशियन मौजूद नहीं है, कोई इस तरह के क्लिनिक मौजूद नहीं है, तो वो आपको ऑनलाइन के थ्रू अप्रोच कर सकता है, ये उसके लिए एक बेनिफिट है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइंट करेक्टरिस्टिक्स की। यहाँ पे थोड़ा सा ऑनलाइन साइकोथेरेपी में ये चीज़ होती है कि क्लाइंट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कौन से लोकेशन से बिलोंग करता है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो किस तरीके से वो सारे ऑनलाइन सेशंस को समझ भी पाएगा या नहीं पाएगा, ये सारी चीज़ें, या वो इम्पेयर्ड पेशेंट है, किस तरह का पेशेंट है, ये भी उसके करेक्टरिस्टिक बहुत मैटर करते हैं उसकी थेरेपी की प्रोग्रेस पर। तो आपने ये चीज़ भी उनको पहले से कम्युनिकेट करनी होती है कि ये इश्यूज आएंगे जिसकी वजह से हो सकता है कि थेरेपी में वैसी प्रोग्रेस ना हो पाए, या इतनी परसेंट हो पाएगी, इतनी नहीं हो पाएंगी, और रीजंस भी आप उसको बताएंगे, विद लॉजिक बताने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मेंशन किया है कि ऑनलाइन साइकोथेरेपी के लिए आपको ये चीज़ देखनी है कि हर एक के ऊपर हम ऑनलाइन थेरेपी नहीं कर सकते, स्पेशली अगर क्लाइंट ऐसा आता है जिसके साथ साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, या उसके साथ कोई इस तरह के इश्यूज हैं जो स्फेयर लेवल के होते हैं, जैसे साइकोसिस का बंदा है, तो आपसे सेशन लेते हुए आपको ना तो उसके जस्टिस पिक कर पाएंगे, ना आप उसकी बात को समझ पाएंगे। अगर उसको ड्रेलमेंट है या उसकी रियलिटी कांटेक्ट नहीं है, पहले तो वो आपकी अपॉइंटमेंट ही मिस कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और फिर उसकी फैमिली को समझाना, ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के साथ या साइकोसिस में है, या स्फेयर मेंटल प्रॉब्लम्स हैं इसके अलावा भी, तो ये थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्लाइंट के करेक्टरिस्टिक में आता है कि आपको थोड़ा सा इस चीज पे क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है, या उसकी फैमिली को जब वो अप्रोच कर रहे हैं, अगर इतनी स्फेयर प्रॉब्लम है तो फैमिली यूजुअली अप्रोच करती है, तो आपने उनको ये चीज कम्युनिकेट करनी है कि आप ऑनलाइन सेशन ले तो रहे हैं, लेकिन उसमें इतनी चीजें हर्डल्स होंगी, इसकी वजह से इतनी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। फिर आप उसे मजीद गाइड कर सकते हैं उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली कि आप वहां जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक एडवांटेज। यहाँ पे थोड़ा देखें कि ऑनलाइन सेशन इस वक्त मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग इजीली अप्रोच कर लेते हैं, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता क्लाइंट्स के लिए। स्पेशली अगर हम क्लिनिक में किसी क्लाइंट को बुलाते हैं तो उसे हमारी फ़ी भी देनी पड़ती है, वो अलग अपना जो एक्सपेंडिचर जिसको आने जाने का होता है वो भी लगाना पड़ता है, और फी तो उसको देनी ही देनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर वो घर बैठ के अपने फ्री जो वाईफाई है उसके थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट कर लेता है, तो ये इकोनॉमिकली हमारे पास कॉस्टली नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका ये फायदा है। फेस टू फेस ट्रीटमेंट जो होती है वो थोड़ा उसमें उसको वेट भी करना पड़ सकता है, क्लाइंट बहुत ज़्यादा हो, उसको वेट करना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन सेशन में ये होता है कि उसको जो स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है वो उसमें इजीली हमें अप्रोच कर लेता है, और स्पेसिफिक और जो उसको दिया गया है उसमें वो अपनी सारी बात कंप्लीट भी कर लेता है, उसे वेट नहीं करना पड़ता मजीद। और इसी तरह से ये थेरेपिस्ट के बिहाफ पे भी अगर हम देखें तो थेरेपिस्ट के लिए भी अप्रोचेबल होता है कि वो उसे भी क्लिनिक में जाके इतनी लंबी लिस्ट क्लाइंट की वेटिंग एरिया में नहीं देखनी पड़ती, और वो अपने टाइम के हिसाब से जो जो उसने ऑर्डर्स रखे होते हैं वो इजीली उन पे अपने क्लाइंट्स को देख लेता है, रश नहीं बनता उसके सामने, और वो इजीली अपने क्लाइंट्स को जो है वो ट्रीटमेंट दे सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनोनिमिटी एंड प्राइवेसी। यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कि ऑनलाइन साइकोथेरेपी में
प्राइवेसी का थोड़ा-सा यहाँ पे बेनिफिट ये भी हो सकता है, ये वो वाली प्राइवेसी नहीं है, हम डेटा की प्राइवेसी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सन की प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम जिस सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे मेंटल हेल्थ को स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है। लोग अक्सर थेरेपिस्ट के पास जाना से पहले बहुत सारी स्टिग्मेटाइज़ेशन है उसके बारे में सोचता है और वो नहीं आता। तो ऑनलाइन सेशन का एक बेनिफिट उसे ये होता है कि क्लाइंट को हमारे क्लिनिक नहीं आना पड़ता, उसे कोई देख नहीं सकता, वो इज़िली अपने मोबाइल के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू हमारे साथ एक टाइम फ्रेम के अंदर हमारे साथ बात कर लेता है और अपनी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर लेता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ऑनलाइन सेशन के ये बेनिफिट भी हैं। अब ये बेनिफिट आपको मैंने इसलिए बताए हैं ताकि जब आप क्लाइंट को एजुकेट कर रहे हो और आप उसको लिमिटेशंस भी बताएँगे और आपने उसके साथ-साथ उसके फ़ायदे भी बताते हुए लॉजिकल जहाँ आपको लगे कि ये बात करनी चाहिए और लॉजिक यहाँ दी जा सकती है, ताकि उसको हम एजुकेट कर सकें। तो ये आपको सारे जो बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन सेशन के बताने का मकसद भी यही है। और ईज़िली हो जाता है क्लाइंट बहुत अच्छे से आराम से अपनी बात को कम्युनिकेट कर लेता है इन केस अगर वो बहुत स्टिग्मेटाइज़ वाली एरिया से आया जहाँ मेंटल हेल्थ को बहुत स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है रिड्यूसिंग स्टिग्मा। जैसे मैंने अभी बात भी की कि मेंटल हेल्थ के पास जाने के लिए जितने प्रैक्टिशनर हैं उनके पास जाने से लोग जो है वो थोड़ा कतराते हैं, स्टीरियोटाइप समझा जाता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, तो वो नहीं जाना चाहते। तो ऑनलाइन सेशन जो है वो यहाँ पर थोड़ा उनके लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट ऑनलाइन सेशंस हमारे पास इमरजेंसी केसेस में भी हेल्पफुल होते हैं इन केस जैसे मैंने पहले बात की कि आपकी प्लेटफॉर्म के अंदर अगर कोई एक ऐसा दिन मुकर्रर है जिसमें आपने ऑनलाइन इमरजेंसी केसेस को देखना है जो इमीडिएटली हेल्पलाइन प्रोवाइड होती है जो आपकी जिसमें क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो ऑनलाइन में ये होता है कि इमीडिएटली किसी को कोई भी इशू होता है उसको कोई क्राइसिस फेस करने पड़ रहे होते हैं तो अगर ऑनलाइन इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है तो वो इजीली अप्रोच कर सकता है और अपनी सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकता है ऑनलाइन और वहाँ पे उसे इमीडिएट कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है और इन केस अगर उसे लॉन्ग टर्म थेरेपी की ज़रूरत है वहाँ पर उसे गाइडेंस भी दी जा सकती है। यहाँ तक मैंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं। जो प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें अगर आपको लगती हैं ये तो थोड़ा बुकिश नॉलेज था। अगर आपको कुछ प्रैक्टिकली आप लोगों में से कोई करता है, ऑनलाइन सेशन लेता है या कोई लेता था, उसने कभी कोई चीज़ बताई, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो मैं आपको आंसर करती हूँ।